Lord Krishna Naman to all of you. This is the Rache Jain. Today we shall be discussing chapter number 6 of Indian economic development, which is India's foreign trade. We have already discussed India's foreign trade before independence. Today we will be seeing India's foreign trade after independence. Okay, so let's move on to the India's foreign trade after independence. अगर हम बात करते हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो ये बहुत चेंज हुआ टाइम के साथ में. रीज़न क्या था कि देखिए, सबसे पहले हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल था, यानी कि मोर देन 50% ऑफ आवर ट्रेड वाज टुवर्ड्स यूके और यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड. ओके, बिकॉज वही लोग हम पे रूल कर रहे थे. तो इसके बाद क्या चेंज हुआ वो है कि आपको एक यहाँ पे एक टेबल दी गई है. ठीक है, ये 5 ईयर प्लान्स पे 1951 से और 2017 तक का आपको दिया गया है सारा कुछ. वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा फॉरेन ट्रेड चेंज हुआ. ठीक है ना. तो अगर हम ये देखिए टेबल आप लोग खुद से देख सकते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं थियोरी क्या है यहाँ पे. ठीक है, तो टेबल नंबर 1 शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली फ्रॉम दिस टू 22 crores 19 lakhs एंड 1132 crores. ओके, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया कब? ये हमारा हो गया 2016-17 में. ठीक है ना. तो अगर हम देखें तो ये राइज कितना था? 3282 टाइम्स. ओके, ये था हमारा राइज. ठीक है ना, इतना बढ़ गया हमारा फॉरेन ट्रेड. ठीक है ना. इंपोर्ट कितने टाइम बढ़ा? एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा, सॉरी इंपोर्ट बढ़ा 3612 टाइम्स और एक्सपोर्ट बढ़ा 2895 टाइम्स. ओके, तो अगर हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छी स्टोरी दिखाई देती है कि इतना ज़्यादा सब कुछ बढ़ गया. ठीक है ना. अब लेकिन देखते हैं कि ये सारी चीज़, अब देखिए क्या होता है, आपको फिगर्स में सारी चीज़ें कई बार नहीं पता लगती. लेकिन हुआ क्या, जब भी हम बात करते हैं कि अगर लेट्स से आपके एक एग्ज़ाम में आए 2 मार्क्स आउट ऑफ 100, 2 मार्क्स आए. ठीक है ना. और दूसरे एग्ज़ाम में आते हैं आउट ऑफ 100 20 मार्क्स. ठीक है ना. तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो आपके 2 मार्क्स थे और 20 मार्क्स हो गए, तो आपका कितना परसेंट राइज हुआ? आप कहेंगे 900% हमारे मार्क्स ज़्यादा आए. लेकिन वो क्या सच्चाई दिखाता है? नहीं दिखाता. रीज़न क्या था? वो एक बेस इफ़ेक्ट बोला जाता है, यानी कि हमारी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो पहले बहुत कम था. ठीक है ना. बहुत कम होने की वजह से हमें जो चेंज है वो इतना ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि मार्क्स पहले 2 आ रहे थे, अब 20 आए, अब 900% का हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि हमारे मार्क्स पहले इतने ज़्यादा पुअर थे, ठीक है, कि अब जो 20 आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. ठीक है ना. तो ये बेस इफ़ेक्ट बोला जाता है. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ रहा था, ठीक है ना, लेकिन इंडिया का शेयर ग्लोबल ट्रेड में कम होता गया. ठीक है ना. 1.8% था 1950-51 में और 0.5% रह गया 1991 में. 1991 पूरा 6 चैप्टर आपका 1991 पे डिपेंडेंट है कि हमने क्यों जो चेंजेस किए, ठीक है ना, वो करने पड़े. वो सारी चीज़ें 1991 से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है ना. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ 1991 और 1950 का कंपैरिजन बेसिकली करेंगे. ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी वो सारी चीज़ें. इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो 1991 में हमारा जो शेयर था वो कितना रह गया? 0.5%. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं, इट इज़ ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इम्प्रूव. In 2015-16, India's share in export trade was 2% and import trade was 2.4%. यानी कि अगर हम देखते हैं 1991 के रिफॉर्म्स के बाद 2015-16 में हमारा जो शेयर था एक्सपोर्ट में 2% था और इंपोर्ट में 2.4% था, ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में. ठीक है ना. ये क्या हुआ? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ही क्या हुआ, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो सिग्निफिकेंट, यानी कि देखने लायक हुआ. ठीक है ना. 1991 तक कोई बहुत खास नहीं था. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि कितना कितना ट्रेड हम किस किस सेक्टर में कर रहे थे. ठीक है ना. कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो किस चीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, किस चीज़ को हम इंपोर्ट कर रहे थे. ठीक है ना. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ? डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. देखिए सीधी सी बात थी
कि पहले क्या होता था, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता था, जैसे कि जूट हुआ, ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें, या जो और चीज़ें हुई जैसे नील हुई, इंडिगो, ठीक है, उनको क्या करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को अंग्रेज़ यहाँ से ले जाते थे एज रॉ मटेरियल। लेकिन फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट्स ने इंडिया में ही कंज्यूम करना शुरू किया, ठीक है ना, इंडिया में ही या तो वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फिनिश्ड गुड्स बनाना शुरू किया, तो जो एक्सपोर्ट था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, वो सीधी सी बात है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो इंडिया में ही खप रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कन्वेंशनल आइटम्स कौन कौन से थे, ठीक है, तो कन्वेंशनल आइटम्स जूट, चाय, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, ये क्या होता था, ये कन्वेंशनल माने जाते थे कि हाँ इंडिया इन्हीं के लिए फेमस है, यही चीज़ इंडिया से एक्सपोर्ट होगी, यही चीज़ इंडिया में मतलब बनती है, ठीक है ना। ये क्या थे, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल चीज़ वो बोली जाती है जो ट्रेडिशनली आपके यहाँ होता आया है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जो कन्वेंशनल आइटम्स थे उनको क्या किया, उनकी डिमांड कम हो गई, मतलब उनको हमने कम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अपने इंडिया में ज़्यादा उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और क्या होता है कि कन्वेंशनल आइटम्स की जो डिमांड होती है वो डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ती चली गई। रीज़न क्या था कि डोमेस्टिक मार्केट जो हमारा था, यहाँ पे डोमेस्टिकली जो लोग थे उन्होंने इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया, इनसे बने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया। क्यों, क्योंकि लोगों की इनकम भी बढ़ी जब गवर्नमेंट ने उन्हें जॉब्स वगैरह देना शुरू किया, ठीक है। इंक्रीज़ इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब देखिए क्या होता था कि पहले हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो बिल्कुल थी ही नहीं एक तरह से, 1947 से पहले, ठीक है, ख़त्म कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड आइटम थे, ठीक है ना, उनको भी हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ठीक है ना। परसेंटेज शेयर हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में बढ़ा। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि उससे पहले हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी नहीं, उसके बाद गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी इंस्टॉल की, ठीक है ना, 1947 के बाद, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जब यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने लगे तो वो एक्सपोर्ट भी होने लगे, ठीक है ना। These changes in composition of India's foreign trade suggest that India is no longer a static and backward economy। सीधी सी बात है, जब इतने चेंजेस हुए, यानी कि आप सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं बेच रहे, आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी बेच रहे हो, ठीक है, और आपका रॉ मटेरियल आप इंडिया में ही यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये चीज़ किसकी तरफ इशारा करती है, ये करती है कि आप एक डेवलपिंग कंट्री बन गए हो, ना कि बैकवर्ड इकोनॉमी रह गए हो, ठीक है ना। डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ आप बढ़ गए हो, ठीक है ना। आप एग्रीगेरियन इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि कंप्लीट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर हम बात करें एग्रीगेरियन इकोनॉमी कौन सी होती है, जहाँ पे मोस्टली डिपेंडेंसी किस पे होती है, एग्रीकल्चर पे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो किन किन देशों से चल रहा था, ठीक है ना, वो सब हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यानी कि कहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे थे, कहाँ को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये होता है क्या, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि 1951 से बहुत चेंज हुआ हमारे फॉरेन ट्रेड के कंपोजिशन में, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उनकी लिस्ट बढ़ी, ऑफ कोर्स जो जिन पे यूके ने बैन लगा रखा था, यानी कि इंग्लैंड ने बैन लगा रखा था, वो भी हमारे फिर पार्टनर्स बने, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो हमारे मेजर पार्टनर्स इस समय कौन कौन है, यूएई है, चाइना है, यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि जो हमारा प्री 1951 सिनेरियो था, यानी कि 1951 से पहले जो हमारे जो फॉरेन ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड था, वो किससे चलता था, यूके यूएसए और कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, कुछ और कंट्रीज़ से चलता था, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं इंडिया का जो पैटर्न है रिसेंट ईयर्स में, तो यूएई जो है, ठीक है ना, वो हमारा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर की तरह इमर्ज हुआ है। उसने क्या किया है, यूएसए को तीसरे नंबर पे धकेल दिया है, यानी कि यूएसए जो हमारा एक लीडिंग ट्रेड पार्टनर हुआ करता था वो अब थर्ड नंबर पे पहुंच गया है, ठीक है ना। यूएसए कब तक था, 2007-8 तक था, लेकिन 2017 में हमारा जो लीडिंग पार्टनर कौन बन गया, यूएई। यूएई से हम क्या खरीदते हैं, बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना।
तो अगर हम बात करते हैं यूएसए शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2016-17 वाज रिकॉर्डेड टू बी 15.3%, while the UAE was 11.3%. ओके, यानी कि UAE जो था वो 11.3% था 2016-17 में, लेकिन वो क्या था, वो अगर आप देखेंगे कि मतलब उसकी क्वालिटी क्या थी, यानी कि वो क्या आपको एक्सपोर्ट कर रहा था, उस पर डिपेंड करता है कि लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर आपका कौन बनता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि चाइना का शेयर कितना था, एक्सपोर्ट वॉज 3.7%, ठीक है ना। एज फार एज इंडियाज इम्पोर्ट इज कंसर्न, चाइना हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, वो तो सबको ही पता है, सबसे ज़्यादा चाइनीज़ गुड्स इंडिया में बिकते हैं, ठीक है। तो कितना है, 15.9% शेयर है, और यूएसए का है 5.8% और सऊदी अरब का 5.2%। किस में, इम्पोर्ट में। हम लोग इम्पोर्ट कहाँ से कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चाइना, फिर यूएसए, फिर सऊदी अरेबिया, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड 4.5% विच इज़ ऑन 4th नंबर, ठीक है। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट पार्टनर की तरह सामने आया है, ठीक है, क्योंकि 4% शेयर क्या है हमारा, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड है 2011 से 2016-17 के बीच इसका, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि फ्री ट्रेड चाइनीज़ गुड्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है, यानी कि जब से हमने अपना फ्री ट्रेड चालू किया 1991 के बाद से, तो चाइनीज़ गुड्स ने हमारी कंट्री को सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है, ठीक है ना। तो क्या हुआ है कि जो हमारे जो इम्पोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं चाइना से, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स चाइना में उतने नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमारे पास उतनी क्वालिटी नहीं थी, ठीक है ना। 1991 अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है, समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए 1991 में क्या हुआ कि 1990 तक आते आते हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि हमारा जो इंडस्ट्री थी, जो सारा कुछ हमने गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे रखा था, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के हाथ में दे रखा था, उनमें करप्शंस बढ़ गए थे, ठीक है ना, पिल्फरेजेस बढ़ गए थे। तो उससे क्या हुआ कि हमें कुछ अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा, ठीक है ना। 1990 तक हमने कौन सी पॉलिसी अपना रखी थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, यानी कि अपना पेट पहले भरो, बाहर तब हम लोग सेल करने की सोचेंगे। तो वो क्या थी हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। उसको हम लोगों ने चेंज किया 1991 से आके, ठीक है। ये हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।